हुआ। अब लाल टोपी पीले गमछे तक की बातें आने लगी। एक नहीं, एक गरिमा पुरुष के एक गरिमा वाले व्यक्ति की सब बातें नहीं करनी चाहिए, हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। अभी तो चुनाव नज़दीक आने वाला है, अभी तो लाल टोपी पीले गमछे पीले रुमाल की बातें हो रही हैं। अभी तो मंदिर मस्जिद की बातें होंगी, कब्रिस्तान शमशान की बातें होंगी, सब लगा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर मुख्य रूप से करना होगा विकास। समाज सेवी शमसी जी आपको बता दें कि आजमगढ़ रेशमी नगरी कही जाने वाली मुबारकपुर के समाज सेवी हाजी सुलेमान अख्तर शमसी ने आज शेर आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में बताया कि अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनना है तो हमें सबसे पहले रोजगार पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम लोग इन मुद्दों पर मजबूती के साथ रहेंगे तो देश का विकास सुनिश्चित है और ना कि हमें हिंदू मुसलमान करना है। वहीं उन्होंने कहा कि मुबारकपुर में बुनकरों की आज हालत बहुत खस्ता है, जबकि यहाँ के बुनकर अपने कला और काबिलियत की छाप पूरे देश में छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की तरक्की तभी है जब हमारे देश का युवा तरक्की की तरफ, रोजगार की तरफ, अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के एक एक बूढ़े बच्चे तरक्की की तरफ बढ़ेंगे तब हमारा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखकर कैफी आजमी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि बेलचे लाओ खोदो जमी की तह, मैं कहाँ दफनाऊं कुछ तो पता लगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को छोड़कर हर वर्ग के लोगों के विकास की तरफ अग्रसर करे तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होगी। शेर आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में हाजी सुलेमान अख्तर शमसी समाज सेवी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तो अभी देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन 5 सालों में या केंद्र में या यूपी में जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, धर्म जात बिरादरी का मुद्दा जो सामने आ रहा है और जो नफरत की सियासत हो रही है, इससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे और जो है और तरक्की पे, खुशहाली पे कितना असर पड़ा है। इससे क्या आपसी जो दूरियां पैदा हुई हैं। देखिए 2014 के बाद जब से केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद यहाँ पे यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आई, कुछ मामला तो रहे हैं, अलग अलग पार्टी के अलग एजेंडे रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग लोग काम करते रहे। तो एजेंडे जो थे नफरत के जो बीज बोने की बातें आपने सवाल किया है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग इशू रहे हैं। तो हमें लगता है कि तमाम पार्टियों ने वोट साधने के लिए और अपनी सीट निकालने के लिए इस पर काम किया है। हाँ, इससे नुकसान क्या हुआ, देश की मेन स्ट्रीम, मेन जवान जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो विकास के रास्ते बढ़ना चाहिए थी, जो एक एजुकेशन बढ़नी चाहिए थी, आज हम कहते तो हैं विश्व गुरु हो गए, मगर विश्व गुरु होने के लिए क्या चाहिए। आज हमारे पास न अच्छे कॉलेज है, न अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो टॉप की देखा जाए, विश्व गुरु वास्ते देखा जाए, न एथलीट्स हमारे पास हैं, न ही शिक्षा के अलावा किसी और फील्ड में हम बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो कैसे जाएंगे। इसके लिए वो मिजाज पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को पॉजिटिव माइंड विकसित करना पड़ेगा। जब हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी में उलझा रहेगा इंसान तो कहाँ तरक्की करेगा। तो शायद यही वजह हो कि हम ज़बानी तो कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली देखा जाए तो हम पीछे ही जा रहे हैं। और हम पीछे जाने मतलब देश पीछे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अभी देखा जाए राजनीति में, जैसे कल गोरखपुर में थे हमारे पीएम महोदय, वहाँ के प्लेटफॉर्म से क्या हुआ, अब लाल टोपी पीले गमछे तक की बातें आने लगी। एक नहीं, एक गरिमा पुरुष के एक गरिमा वाले व्यक्ति की सब बातें नहीं करनी चाहिए, हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। अभी तो चुनाव
नज़दीक आने वाला है। अभी तो लाल टोपी, पीले गमछे, पीले रुमाल की बातें हो रही हैं। अभी तो मंदिर मस्जिद की बातें होंगी, कब्रिस्तान शमशान की बातें होंगी, सब लगा रहेगा। मगर हम युवाओं को सोचना है कि देश को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इस पर गंभीरता से सभी लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, जिससे देश तरक्की कर सके, इंसान तरक्की कर सके। और पुरानी बातें सुनने में आती कि प्रति व्यक्ति विकास बराबर देश का विकास। जब देश का हर वर्ग तरक्की करेगा तभी जाके देश का विकास होगा। नहीं, क्या इस तरह के भाषणों से, बयानबाजियों से क्या हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बन पाएगा? जिस तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हमें हैं, लगता है कि इस टाइप की बातों से दुनिया में कोई कंट्री कभी भी विश्व गुरु क्या सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। आज वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को देख लें, 5-6 कंट्रीज, 10 कंट्रीज की भी लिस्ट आप बना लें, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें कम है वही आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे को सहायता करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अफसोस होता है कि विश्व की 2000 यूनिवर्सिटी पर हमारे भारत की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। हम जा कहाँ रहे हैं? किस गड्ढे में जा, किस धरातल में जा रहे हैं? कभी कभी तो कैसी आदमी को शेर याद आता है कि बेलचे लाओ, खोदो ज़मीन की तह, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ तो पता लगे। हम धरती के नीचे जा रहे हैं। अफसोस होता है। हिंदुस्तान से इस टाइप के राजनेताओं को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम से निकलने की भी बहुत सी चीज़ है जिससे निकला जा सकता है। धर्म में आप किस धर्म के हैं नहीं पता, मैं किस धर्म का हूँ शायद आपको ना मालूम। तो धर्म के इंडिविजुअल मामला इसको अपना करते कराते रहे, मगर आम जनहित पे ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं और तालीम के मैदान में भी काम हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो तरक्की नहीं हो पा रही, तरक्की से महरूम पीछे है। और जो हिंदुस्तान के बाहर जो है, जो गैर ममालिक हैं, बैरूनी ममालिक हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज तरक्की के मैदान में बहुत आगे हैं। तो क्या हिंदुस्तान जो तरक्की से पीछे रह गया, इसके लिए सियासत जिम्मेदार है? हमें लगता है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने में या पीछे बढ़ने में जो सबसे मूल चीज़ होती है वो सियासत होती है। सियासत से कौमें तरक्की करती है, सियासत से कौमें पीछे आती है। तो सियासत एक बहुत बड़ी चीज़ रही है दुनिया में, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए लिया, किसी को पीछे आने के लिए। और जब सियासत गलत दिशा में चली जाएगी तो वो कौम पीछे हो जाएगी। कौम का मतलब नेशनल पीछे हो जाएगा, और देश पीछे हो जाएगा। जब सही दिशा में जाएगी तब आगे बढ़ेगा। जैसे इकबाल ने कहा था कि कैसे एक शेर था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती चंगेजी। तो दी सियासत का मतलब सीधी रास्ते से जब हट जाएगा तब चंगेजी आ जाएगी और दूसरे धरातल में चला जाएगा। अब तो न कोई अल्लामा इकबाल को पढ़ रहा है, न जान रहा है, न सर सैयद को जो पढ़ रहा है, न अल्लामा शिबली को पढ़ रहा है। तो क्या हमारी कौमें भी जो है इन शख्सियात को, जो इल्मी शख्सियात थी, उनको फरामोश कर रही है, भूलती जा रही है? शायद ऐसा नहीं है जी, शायद ऐसा नहीं। कभी कभी होता है कि अल्लामा इकबाल जैसी शक्ति या शिबली नमानी जैसी शक्ति या राहुल सातत्यायन जैसे लोग, ऐसी टाइप तमाम लोग रहे हैं जिसको देखने के लिए जितनी दूरी पे जाते उतना ज़्यादा भूड़ दिखाई देती है। जैसे कि किसी पहाड़ के सामने से हम खड़े हो जाएं तो पहाड़ छोटा दिखाई देगा, और जब दूरी पे जाएंगे तो बड़ा दिखाई देगा। तो ये शख्सियत कभी धूमिल होने वाली नहीं है, ये आएंगी। कभी कभी वक्त होता है कि वक्त के थपेड़े में उस पन्नों पे गर्द हो जाती है, कुछ शख्सियात के ऊपर गर्द हो जाती है, मगर फिर निकलेंगे ये लोग। अगर देश में इसी तरह की सियासत होती रहेगी, हिंदू मुस्लिम धर्म सामने आएगा, तो फिर जो है जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में जो है साइंस हो, कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो। तो क्या फिर जो है उनके फिर इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, तो इससे कितना असर पड़ेगा? जो है मुसलमानों के ही ताल्लुक से क्या बात है, टॉप लेवल के लोगों ने जो कुछ बातें कही हैं आप खुद देख लें, ज़मीन पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो कुछ 2014 में बतलाए गए थे, जो पीएम की बात कर रहे हैं, पीएम ने जो कुछ बतलाया था देश के सामने और कहा था कि मैं सब कुछ सच करने वाला हूँ, वाकई तो उन्होंने कर दिया होता तो देश में गुलाब ही गुलाब होता है, जिसको कहते हैं मदिरा बहती यहाँ पे। मगर हुआ क्या,
तो हमें लगता है कि जिस टाइप की हमारी कथनी हो गई करनी उसका 50% भी हो जाए तो वाकई देश उस दिशा में आगे बढ़ गया होता है, जिसे विश्व गुरु की राह कहा जाता है। और आज तो नहीं मगर आने वाले सालों में हो गया होता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन वैसी साहब, उनके जो बयानात आ रहे हैं, जो जज्बाती बयान रहते हैं, उससे भी काफ़ी जो नुकसान हो रहा है मुस्लिम कास्ट का। मुस्लिम कास्ट इस टाइप के बयान जिस प्लेटफॉर्म पे भी दिए जाते हैं ये देश का नुकसान होता है, चाहे कोई भी हो। बहुत से हैं लोग जिस टाइप के बयान देते हैं, फर्क इतना है कि किसी की सीट छोटी किसी की सीट बड़ी है, मगर नुकसान देश का हमेशा हुआ है। जब विक्टिम की राजनीति होगी, विक्टिम की बातें होंगी, तब देश का नुकसान होगा। इससे बचना चाहिए, पब्लिक को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। इस टाइप के तमाम लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो ये 2022 का इलेक्शन में भी क्या फ़िरका परस्ती हावी रहेगी, फ़िरका परस्ती की सियासत भी हावी रहेगी उस पर? हमें लगता है किसी भी चीज़ का एक टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद उसका फिर ढलान पे आता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पिछले चुनावों में ये टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। इन साल देश के तमाम लोग समझे, आप देखें ना पश्चिम साइड में जो मेन खाई पैदा की गई थी मुस्लिम और जाटों और यादवों के बीच में, किसानों के बीच में, वो क्या हुआ? आज उसी स्टेज से हर हर महादेव और अल्लाह के नारे लगते हैं, मतलब क्या हुआ? दोनों एक होने की बातें हो रही हैं। तो आज आप ही लोग जिस टाइप के चैनल के माध्यम से, हमने तो सर्वे कुछ नहीं किया, ना हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं, न कोई ऐसी संस्था, मगर आप लोगों के माध्यम से जो कुछ मालूम होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्कोर होना था हायर स्कोर उसने अचीव कर दिया है। और अब लगता है कि ये जो हैंग असेंबली होने वाली होगी, यानी मेजॉरिटी शायद किसी को नहीं है। अब परिवर्तन दिख भी रहा है, इसलिए कि जो कुछ बोल चंद साल पहले दिल्ली में थे, पूरी मशीनरी का मुकाबला एक लीडर से, जो कुछ मामला बंगाल में आया, पूरा राजतंत्र लग गया था, एक कोहराने के लिए मामला उल्टा हो गया। बिहार में बहुत वर्क किया गया, उसी टाइप का यहाँ पे एक्शन सरकारी तंत्र का यूपी में भी हो रहा है। मगर पब्लिक का मूड हमें जो दिखता है मीडिया के माध्यम से, हमें दिखता है कुछ परिवर्तन होने वाला है। वो परिवर्तन मेजॉरिटी में कौन आए कौन नहीं है अलग बात है, मगर फिलहाल तो दिख रहा है कि हैंग असेंबली होने वाली है। लेकिन ये मुसलमान एक कैसे होंगे? अल्लामा इकबाल का वो शेर आपको मालूम याद होगा कि सब कुछ एक है, लेकिन क्या क्या बड़ी बात थी होती कि हम मुसलमान भी एक होते। लेकिन मुसलमानों का ना कोई रहनुमा है, ना कायद है, न कोई मुस्लिम लीडरशिप है। मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मुसलमान 20% हैं जो है, तो इसीलिए इनकी कोई क़यादत नहीं पैदा हो रही है। इसके असबाब क्या है, इसकी वजह क्या है? हमें लगता है कि मुसलमानों को बहुत एक होने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत कामयाबी नहीं होती है। इस तरीके से खानों में बटे हुए हैं, जैसे कि देश का अपर कास्ट, लोअर कास्ट और दलित तबका सभी एक नहीं होंगे। वो बैकबोन में डाल दी गई सदियों से। इसी तरीके मुसलमान को भी जो अलग अलग मसलकों में बढ़ गए हैं, इस तरीके से दुनिया हो चुकी एक नहीं होंगी। तो उस पर न मेहनत करके हर शख्स अपने अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाता हुआ चले। जो एक दूसरे के अगेंस्ट आता है उसको बंद कर दे, तो मुझे लगता है जो छोटी छोटी जमातें हैं, तंजीमें हैं, क्या इन जमातों की ज़रूरत है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए? क्या सियासी तौर पर जो है इनकी अहमियत है, या फिर इनको वोट देने की ज़रूरत है, या फिर जो पार्टी जो है सरकार बनाने के हक़ में है, वो सरकार बना सकती है, उसी को वोट दें? हमें लगता है कि कम से कम जब से मैंने आंखें खोली, 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, मुसलमानों को आमतौर से निगेटिव वोटिंग करते हुए हमने देखा है। निगेटिव वोटिंग मीन्स फला पार्टी को दे दो, ये बीजेपी लड़ सके, हरा सके, इसको दे दो। कभी सपा को दिया, कभी बसपा को दिया, कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया। 2014 से पहले की इशू था जो कांग्रेस ने बनाया था, एक तरीके से खौफनाक दरिंदा दिखलाया गया था कि बीजेपी बहुत बड़ा दरिंदा, ये आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। 2014 में वो भ्रम टूट गया, जिससे कम से कम हमारे बाप दादाओं ने 50 सालों तक वोटिंग की, उसके अगेंस्ट की, वो टूट गया। अब वहाँ पे समझ जाना चाहिए। नई शब्द यूपी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं।
यहाँ भी गवर्नमेंट आ गई, अब टूट जाना चाहिए था। अब मुसलमानों को निगेटिव वोटिंग बजाय पॉजिटिव वोटिंग चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये इसको हराने के लिए इसको वोट दे दो, बल्कि ये होना चाहिए कि इसको जिताना है। किस वजह से जिताना है? अपने लोकल इशू लेकर चले, अपनी बातें लेकर चले कि ये होना चाहिए, कुछ एजेंडा अपना होना चाहिए, उस बिहार पे वोट देना, जिताना ये सियासी ताकत कैसे पैदा होगी? यही प्लेटफॉर्म है जो हम बता रहे हैं। इसके अलावा कोई अलग अलग इलाके के अलग अलग इशू होते हैं, अपने अपने इशू पे वोट देना है। ये क्या कि हवा बज उसी बह में बह जाओ, हमें लगता ही है। नहीं, मुसलमानों की जो हालत है सियासी तौर पर, इसके लिए क्या सियासत जिम्मेदार है, या फिर जो मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, ये जो मसलकी इख्तलाफात है, इसकी वजह से मुसलमानों की ये हालत हो रही है? थोड़ा बहुत सब कुछ जिम्मेदार है। कश्ती को डूबने का फकत ना खुदा नहीं, तो सभी किसी एक को इल्जाम नहीं। क्या ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी मैं नहीं हो यहाँ सकते? ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तालीम शेरनी का दूध है। तो शेर बनने के लिए, शेर का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर होने के लिए, देश में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पावरफुल होने के लिए शेरनी का दूध पीना पड़ेगा। शेरनी का दूध चाहता। अगर मुसलमान तालीम में आगे बढ़े, शऊर बेदार करे, इल्म हिकमत लेके चले, तो मुझे लगता है कि वो रास्ते खुद तलाश कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। एक कुरान एक, रसूल एक, दीन एक, तो मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो मौलाना जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में बांटे हुए, उनसे सवाल ज़्यादा बनाते हैं, हम क्या बताएं। ये काफ़ी तजर्बात आपके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये मामला तो नहीं है। हमें दुख जरूर होता है इस बात का कि काश जो होते मुसलमान ही, ये दुख होता है बैठ कर। अल्लामा इकबाल ने बहुत मेयारी शायरी की है, लेकिन उनके अशार की या बहुत सारे सेमिनार हुए, जलसे हुए, मुसलमानों को दावत दी गई, तबलीग किया जा रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई जो है वो इनकलाब नहीं आ रहा है मुसलमानों के दरमियान। इसकी वजह क्या है? जब आदमी को तालीम से आमदनी नहीं होगी, वो खुद तय नहीं कर पाता ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ पाएगा, चाहेगा समाज का मकसद नहीं समझ पाएगा। जब ये सब चीज़ों को समझते हुए इंसान आगे बढ़ेगा, तब जाके समझेगा कौमों की तरक्की कहाँ पे होती है, उसके मेन असबाब क्या है। तब कई चीज़ें आएंगी, तालीम भी आएगी, समाजियात भी आएंगी, अखलाकियात भी आएंगी, और उसमें सियासियात भी आएंगी। बगैर सियासी प्लेटफॉर्म के दुनिया की कोई कम तरक्की नहीं है। अगर देखा जाए तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मेन तरक्की हुई, वो एक प्लेटफॉर्म ही मिला था निज़ाम चलाने का, उसी प्लेटफॉर्म से, और दुनिया की हर कौम से। आज के दौर में अगर हम सुपर पावर को देखें तो उनके पास जितनी भी हाई चीज़ें हैं, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा।